काउंसलिंग में प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए कई बार विभिन्न बैरियर उत्पन्न हो सकते हैं जो काउंसलिंग प्रक्रिया को कठिन बना सकते हैं। इन अवरोधों को समझना और सही तरीके से निपटना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि मरीज को सही सहायता मिल सके। काउंसलिंग के प्रभावी परिणाम में आने वाले प्रमुख बैरियर। 1. मरीज का मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट। अगर मरीज मानसिक रूप से तनावग्रस्त, अवसादित या अत्यधिक चिंतित है तो वह काउंसलिंग में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे सकता। उसकी मानसिक स्थिति उसे सही तरीके से संवाद करने में रुकावट डाल सकती है। संचार की समस्या, कम्युनिकेशन बैरियर्स, भाषा की बाधाएं। अगर मरीज और काउंसलर के बीच भाषा या संवाद का अंतर है तो यह काउंसलिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। संचार में अस्पष्टता। कभी कभी काउंसलर को अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाते, जिससे मरीज को उलझन हो सकती है और वह पूरी जानकारी को ठीक से समझ नहीं पाता। मरीज का डर और झिझक, फियर एंड हेजिटेशन ऑफ द पेशेंट। अगर मरीज काउंसलिंग के दौरान डर या झिझक महसूस करता है तो वह अपने निजी अनुभव, चिंताएं या समस्याएं शेयर करने में हिचकिचा सकता है। गोपनीयता का डर। मरीज को यह डर हो सकता है कि उसकी निजी जानकारी लीक हो सकती है या कोई और उसे जान सकता है। काउंसलर की अपर्याप्त समझ, लैक ऑफ एम्पैथी इन अ काउंसलर। अगर काउंसलर को मरीज की स्थिति को सही तरीके से समझने या सहानुभूति दिखाने में कठिनाई हो तो मरीज काउंसलिंग प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हो सकता। कभी कभी काउंसलर के द्वारा गलत या असंवेदनशील सलाह देना भी काउंसलिंग को प्रभावहीन बना सकता है। समय की कमी। यदि काउंसलिंग सत्र बहुत संक्षिप्त होता है और मरीज की समस्याओं को पूरी तरह से सुनने या समझने का समय नहीं मिलता तो यह काउंसलिंग की प्रभावशीलता को घटा सकता है। एक मजबूत काउंसलिंग प्रक्रिया में समय की आवश्यकता होती है ताकि मरीज अपने अनुभवों को पूरी तरह से साझा कर सके। 6. सामाजिक दबाव। मरीज को कभी कभी सामाजिक दबाव महसूस होता है, जैसे परिवार या मित्रों का हस्तक्षेप, जो उसे अपनी असल समस्याओं को काउंसलर से साझा करने में रोक सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं या समाज की आलोचना भी मरीज को मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। 7. लापरवाही या इलाज में रुचि की कमी, नेग्लिजेंस और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ट्रीटमेंट। अगर मरीज इलाज या काउंसलिंग के महत्व को नहीं समझता या इलाज में रुचि नहीं रखता तो वह काउंसलिंग के दौरान सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकता। इसके परिणाम स्वरूप काउंसलिंग का प्रभाव कम हो सकता है और मरीज की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। सांस्कृतिक और धार्मिक कारक, कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर्स। कुछ मामलों में मरीज का सांस्कृतिक या धार्मिक विश्वास काउंसलिंग में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अगर मरीज को लगता है कि काउंसलिंग उसके सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है तो वह काउंसलिंग से हिचक सकता है। 9. भौतिक बाधाएं। अगर मरीज के पास यात्रा करने या काउंसलिंग सत्र में भाग लेने के लिए उचित संसाधन नहीं है, जैसे परिवहन की समस्या या शारीरिक अक्षमता, तो यह काउंसलिंग की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। डेट, सहयोग की कमी, सपोर्ट। अगर मरीज को परिवार या मित्रों का समर्थन नहीं मिलता तो वह अकेले काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने में मुश्किल महसूस कर सकता है। सामाजिक समर्थन की कमी काउंसलिंग में एक महत्वपूर्ण बैरियर हो सकती है। इन बैरियर को कैसे दूर किया जा सकता है? संचार को सरल और स्पष्ट बनाएं। काउंसलर को अपनी बात स्पष्ट और सरल तरीके से कहनी चाहिए। मरीज के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसे सही जानकारी मिले। मरीज के डर और हिचकिचाहट को समझें। मरीज को यह महसूस कराएं कि काउंसलिंग में उसे बिना किसी भय के अपनी समस्याओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। समय का ध्यान रखें। काउंसलिंग सत्र के दौरान पर्याप्त समय देने की कोशिश करें ताकि मरीज को अपनी समस्या और चिंताओं को पूरी तरह से व्यक्त करने का मौका मिल सके। सैड, सहानुभूति दिखाएं। काउंसलर को हमेशा सहानुभूति दिखानी चाहिए और मरीज को यह बताना चाहिए कि उनकी समस्याएं समझी जा रही हैं। आइन, सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। काउंसलर को मरीज की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझते हुए काउंसलिंग करनी चाहिए। मरीज को शिक्षा देना। मरीज को उसकी बीमारी, इलाज और काउंसलिंग के महत्व के बारे में शिक्षित करें ताकि वह इसमें सक्रिय रूप से भाग ले सके। निष्कर्ष,
काउंसलिंग के दौरान विभिन्न बैरियर उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन इन समस्याओं को ठीक से समझकर और सही उपाय अपनाकर इन पर काबू पाया जा सकता है। सही मार्गदर्शन और समर्थन से काउंसलिंग प्रभावी हो सकती है और मरीज की स्थिति में सुधार आ सकता है। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट एक दस्तावेज होता है जो मरीजों को दवाइयों, उनके उपयोग, खुराक, साइड इफेक्ट्स, सावधानियां और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। ये आमतौर पर दवाइयों के पैकेज में शामिल होता है और मरीजों को दवा के सही उपयोग के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से होता है। PIL का उपयोग यूजेस ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। 1. दवा के बारे में जानकारी देना। फाइल में दवा की सभी आवश्यक जानकारी होती है, जैसे उसका नाम, उपयोग, खुराक, दवाइयों की संरचना और किस प्रकार की बीमारियों में यह प्रभावी है। इसमें दवा लेने के तरीके, खुराक की मात्रा और इसे कब और कैसे लेना है, ये भी स्पष्ट रूप से बताया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स और चेतावनियाँ। फाइल में दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि मरीज को दवाइयों के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का सामना होने पर तुरंत उचित कदम उठाने की सलाह दी जा सके। इसके साथ ही सावधानियां और चेतावनियां दी जाती हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं या कुछ विशेष रोगियों को इस दवा से बचने की सलाह दी जाती है। ड्रग इंटरैक्शंस। फील में यह भी बताया जाता है कि किसी अन्य दवा के साथ यह दवा किस प्रकार प्रतिक्रिया कर सकती है। यह मरीज को अन्य दवाइयों के साथ संभावित इंटरैक्शन के बारे में सचेत करता है। 4. विशेष परिस्थितियों में उपयोग, यूज इन स्पेशल कंडीशंस। यदि दवा किसी विशेष शारीरिक स्थिति जैसे गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं या बच्चों में सुरक्षित नहीं है, तो PL में इसे स्पष्ट रूप से बताया जाता है। पाई दवा के सुरक्षित उपयोग के लिए निर्देश। फाइल मरीजों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे दवाइयों का सुरक्षित तरीके से उपयोग करें, जिससे किसी भी प्रकार की दवा की ओवरडोज, गलत खुराक या खुराक में बदलाव से बचा जा सके। 6. आवश्यकता से अधिक दवा लेने पर क्या करें, ओवरडोज इंस्ट्रक्शंस। यदि मरीज ने गलती से दवा की अधिक खुराक ले ली हो तो उसे क्या करना चाहिए, इस पर भी निर्देश दिया जाता है। आपातकालीन स्थिति में इंफॉर्मेशन। अगर किसी गंभीर साइड इफेक्ट का सामना हो या मरीज को कोई गंभीर समस्या हो तो PIL में आपातकालीन सहायता प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। 8. दवा की स्टोरिंग और हैंडलिंग। दवा को सही तरीके से संग्रहित करने के लिए भी दिशा निर्देश होते हैं ताकि दवा का प्रभाव बनाए रखा जा सके और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। 9. नौकरी और जीवन शैली पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल एंड जॉब। कुछ दवाइयाँ दिनचर्या, नौकरी या किसी अन्य गतिविधि पर प्रभाव डाल सकती हैं, जैसे कि नींद में बदलाव या चक्कर आना, जिसे PIL में बताया जाता है। PIL के बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। 1. मरीजों के लिए सटीक जानकारी। यह मरीजों को दवाइयों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे दवाइयाँ सही तरीके से और पूरी तरह से ले सकते हैं। आत्मनिर्भरता और सुदेखभाल। PIL मरीजों को दवा के प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स और इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। सावधानियों और अलर्ट्स। ये मरीजों को सावधानियों और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी देता है, जिससे मरीज अपने स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। 4. निवारक उपाय। PIL में शामिल जानकारी से मरीज अपनी बीमारी के लक्षणों को जल्दी पहचान सकते हैं और सटीक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहन। अगर मरीज को किसी दवा के बारे में कोई संदेह हो या अगर वे किसी साइड इफेक्ट का अनुभव कर रहे हैं तो PIL उन्हें डॉक्टर से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो मरीजों को दवाइयों के सुरक्षित उपयोग और सही जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। ये उन्हें दवा के प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स और आवश्यक सावधानियों के बारे में जागरूक करता है, जिससे वे अपनी बीमारी का इलाज सही तरीके से कर सकें और किसी भी संभावित जोखिम से बच सकें। एक मरीज को काउंसलिंग देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। 1. सुनने का महत्व। मरीज की पूरी बात ध्यान से सुने
ताकि वह महसूस करे कि आप उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। बिना किसी व्यवधान के उन्हें अपनी समस्याएं बताने का अवसर दें। सुनने में सहानुभूति दिखाना महत्वपूर्ण है ताकि मरीज ये महसूस करे कि आप उनके दर्द और भावनाओं को समझते हैं। समझाना और जानकारी प्रदान करना इंफॉर्मेशन मरीज को उसकी बीमारी, उपचार, दवाइयों और जीवन शैली में बदलाव के बारे में सरल और स्पष्ट तरीके से समझाएं। जानकारी दें कि उनका इलाज क्यों आवश्यक है, दवाइयाँ कैसे काम करती हैं और इसके फायदे क्या हैं। इसके साथ साथ बीमारी या इलाज से संबंधित मिथकों को भी सही तरीके से स्पष्ट करें। मरीज की चिंताओं और डर को समझना अंडरस्टैंडिंग फियर्स एंड कंसर्न्स मरीज को अपनी चिंताओं या डर के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उन्हें आराम महसूस होता है और उनके मन में जो सवाल होते हैं उनका समाधान किया जा सकता है। सहानुभूति और समझ का प्रदर्शन करें, जैसे मैं समझता हूं कि आपको डर लग रहा होगा, लेकिन हम इसे सही तरीके से हल कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक सपोर्ट देना प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट यदि मरीज मानसिक या भावनात्मक रूप से परेशान है तो उसे सहायता देने के लिए सकारात्मक तरीके अपनाएं। मरीज को यह महसूस कराएं कि वे अकेले नहीं हैं और उनका उपचार एक टीम द्वारा किया जा रहा है। उन्हें जीवन शैली के बारे में भी प्रोत्साहित करें, जैसे योग, ध्यान या कोई और तरीका जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना एनकरेजिंग अ पॉजिटिव आउटलुक मरीज को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करें, जैसे आपकी बीमारी का इलाज संभव है और आप इस पर काबू पा सकते हैं। उन्हें विश्वास दिलाएं कि ठीक होने में समय लगता है, लेकिन सही उपचार और सहायक कदमों से वे बेहतर महसूस करेंगे। 6. जीवन शैली में बदलाव के बारे में बताना यदि बीमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है तो मरीज को आहार, व्यायाम और रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करने के लिए प्रेरित करें। उसे समझाएं कि सही खान-पान और व्यायाम से बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। शतसेन दवाइयों और उपचार के पालन में मदद करना मरीज को दवाइयां लेने का सही तरीका बताएं, जैसे कि सही समय पर दवाइयां लेना, खुराक का पालन करना और किसी भी दवाइयों से संबंधित चिंता को स्पष्ट करें। यदि दवाइयां किसी कारण से परेशानी पैदा कर रही हैं तो समाधान सुझाएं या डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दें। आय स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना मरीज से पूछें कि क्या उनके मन में इलाज, दवाइयां या बीमारी के बारे में कोई सवाल हैं। यह मरीज को और अधिक आत्मविश्वासी महसूस कराता है और इलाज में मदद करता है। उन्हें यह बताएं कि किसी भी सवाल या परेशानी के लिए वे हमेशा संपर्क कर सकते हैं। 9. सहायता प्रणाली का सुझाव देना सजेस्टिंग सपोर्ट सिस्टम्स मरीज को सामाजिक सहायता नेटवर्क के बारे में बताएं, जैसे परिवार, दोस्त या किसी सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनना। यह मानसिक और भावनात्मक रूप से मरीज को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। 10. समीक्षा फॉलोअप काउंसलिंग सत्र के बाद मरीज को याद दिलाएं कि वे किसी भी समस्या के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं। मरीज की प्रगति की निगरानी रखें और फॉलोअप के लिए योजना बनाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरीज अपने इलाज में सही दिशा में बढ़ रहा है। काउंसलिंग के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें मौजूदगी और सहानुभूति हमेशा मरीज के साथ उपस्थित रहें और सहानुभूति दिखाएं। सकारात्मक और प्रोत्साहक दृष्टिकोण मरीज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि उन्हें डराने या निराश करने के लिए। गोपनीयता मरीज की निजी जानकारी को गोपनीय रखें और किसी तीसरे पक्ष से साझा न करें, सिवाय इसके कि मरीज की अनुमति हो। धैर्य और समय काउंसलिंग में समय लगता है, इसलिए धैर्य से काम लें और मरीज को खुलकर अपनी समस्याएं व्यक्त करने का अवसर दें। निष्कर्ष काउंसलिंग का उद्देश्य मरीज को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से सहायता प्रदान करना है ताकि वह इलाज के प्रति जिम्मेदार बने और जल्दी स्वस्थ हो सके। क्या आप किसी विशेष स्थिति या बीमारी पर काउंसलिंग के बारे में और जानना चाहते हैं? OTC दवाइयाँ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस वे दवाइयाँ होती हैं जिन्हें खरीदने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती।
ये दवाइयाँ सीधे फार्मेसी से बिना किसी मेडिकल पर्ची के खरीदी जा सकती हैं। आमतौर पर ओटीसी दवाइयाँ उन समस्याओं के लिए होती हैं जो हल्की और अस्थायी होती हैं, जैसे सिर दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, पेट दर्द आदि। ओटीसी दवाइयों के उदाहरण: 1. दर्द निवारक दवाइयाँ: पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन, हल्का सिर दर्द, मांसपेशियों का दर्द, बुखार आदि के लिए। 2. सर्दी खांसी की दवाइयाँ: नोजल ड्रॉप्स, सर्दी, खांसी, नाक बंद होना आदि के लिए। 3. पेट संबंधी दवाइयाँ: एंटासिड्स जैसे रेनी, गैसबिन्स, पेट में जलन या अपच के लिए। सेर एंटी फंगल क्रीम, टी ट्री ऑयल, लोसोन्स त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन के लिए। 5. एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ: सेटेरिजिन, लोराटाडाइन, एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए। 6. विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन सी, कैल्शियम, स्वास्थ्य सुधार के लिए। दवाइयाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? 1. सुविधा: ओटीसी दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध होती हैं और इन्हें बिना डॉक्टर के पर्ची के खरीदा जा सकता है। 2. सस्ता: ओटीसी दवाइयाँ आमतौर पर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयों से सस्ती होती हैं। 3. सरल उपचार: ये दवाइयाँ हल्की बीमारियों के लिए प्रभावी होती हैं, जैसे सिर दर्द, हल्का बुखार या सर्दी। ओटीसी दवाइयों का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बनें। 1. खुराक का ध्यान रखें। ओटीसी दवाइयों का अधिक सेवन करने से नुकसान हो सकता है। दवाइयों पर दिए गए निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। 2. साइड इफेक्ट्स: ओटीसी दवाइयाँ भी कुछ साइड इफेक्ट्स उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे नींद आना, कब्ज या पेट में दर्द। दवा का सेवन करते समय इन संभावित प्रभावों को ध्यान में रखें। प्रयोग से पहले जानकारी प्राप्त करें। किसी भी ओटीसी दवाई का सेवन करने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स, इंटरैक्शन दूसरी दवाओं के साथ और प्रयोग के बारे में जानना चाहिए। विशेष परिस्थितियाँ: गर्भवती महिलाएं, शिशु, बुजुर्ग या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को ओटीसी दवाइयों का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। बाय किसी दीर्घकालिक समस्या के लिए ओटीसी का इस्तेमाल न करें। अगर कोई बीमारी या लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि ओटीसी दवाइयाँ केवल अस्थायी राहत प्रदान करती हैं। निष्कर्ष: ओटीसी दवाइयाँ सामान्यतः हल्की और अस्थायी समस्याओं के लिए उपयोगी होती हैं। हालांकि इनका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। अगर समस्या गंभीर हो तो डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। क्या आप किसी विशेष ओटीसी दवाई के बारे में जानकारी चाहते हैं? मेडिकेशन अडहेरेंस का मतलब है कि मरीज द्वारा निर्धारित दवाइयों को समय पर और सही तरीके से लेना। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मरीज अपने इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयाँ सही खुराक, समय और अवधि में लेता रहे। यदि मरीज दवाइयों का पालन ठीक से नहीं करता तो इसका इलाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और बीमारी ठीक होने में देरी हो सकती है। मेडिकेशन अडहेरेंस को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण: जान की कमी: मरीज को ये नहीं पता होता कि दवाइयाँ क्यों ली जा रही हैं या उन दवाइयों के फायदे और नुकसान क्या हैं। यह अनजान होने के कारण मरीज दवाइयों को समय पर नहीं लेता। साइड इफेक्ट्स: कई बार दवाइयाँ लेने से साइड इफेक्ट्स जैसे मतली, चक्कर आना आदि होते हैं, जिससे मरीज दवाइयाँ छोड़ देता है या अनियमित रूप से लेता है। 3. दवाइयों की लागत: उच्च कीमत वाली दवाइयाँ मरीज की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। यदि दवाइयाँ महंगी हों तो मरीज उन्हें लेने से कतराता है। मेडिकल कंडीशन की समझ की कमी: यदि मरीज को अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है या उसे ये नहीं समझ आता कि दवाइयाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं, तो वह इलाज के प्रति लापरवाह हो सकता है। लंबी उपचार अवधि: लंबे समय तक इलाज जारी रखने पर मरीज में थकान और निराशा उत्पन्न हो सकती है, जिससे वह दवाइयों को छोड़ सकता है। उम्र और शारीरिक स्थिति: वृद्ध लोग, बच्चे या वे लोग जिनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होती है, दवाइयाँ सही तरीके से नहीं ले पाते। उन्हें याद रखने में समस्या होती है या दवाइयाँ लेने में असुविधा होती है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक: तनाव, चिंता या अवसाद जैसी मानसिक स्थिति भी दवाइयों के पालन में विघ्न डाल सकती है। साथ ही परिवार और सामाजिक दबाव भी दवाइयों को लेने में रुकावट डाल सकते हैं। 8.
अन्य दवाइयाँ और स्वास्थ्य समस्याएं। कभी कभी मरीज अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा होता है और उसकी दवाइयाँ दूसरे इलाजों के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जिससे वह दवाइयों को छोड़ सकता है। मेडिकेशन अडहेरेंस में सुधार के उपाय। मरीज को शिक्षा और जानकारी दें। मरीज को दवाइयों के फायदे, उनकी ज़रूरत और सही तरीके से लेने के बारे में जानकारी दें। इससे मरीज का विश्वास बढ़ता है और दवाइयाँ लेने की प्रेरणा मिलती है। साइड इफ़ेक्ट्स को संभालें। यदि दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट्स उत्पन्न करती हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि वैकल्पिक दवाइयाँ या डोज में बदलाव किया जा सके। 3. दवाइयों का आसान और सस्ता विकल्प। दवाइयों की कीमत कम करने के लिए डॉक्टर से सस्ते जेनरिक दवाइयाँ या डिस्काउंट योजनाओं के बारे में पूछें। मरीज को लागत के मामले में सहूलियत मिल सकती है। मेडिकेशन रिमाइंडर्स का उपयोग करें। मरीज को रिमाइंडर सेट करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, जिससे वे समय पर दवाइयाँ ले सकें। मरीज का समर्थन करें। परिवार के सदस्य, दोस्त या देखभालकर्ता मरीज को दवाइयाँ लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही उन्हें दवाइयाँ याद दिलाने का काम भी कर सकते हैं। 6. मरीज की शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखें। यदि मरीज शारीरिक रूप से कमजोर है तो दवाइयों की खुराक को आसान और सुविधाजनक बनाना महत्वपूर्ण है, जैसे तरल रूप में दवाइयाँ या छोटी खुराक वाली दवाइयाँ देना। सेड, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मानसिक तनाव या अवसाद जैसी स्थितियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करें, जिससे मरीज का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो और वह अपने इलाज के प्रति सजग रहे। 8. उपचार योजना को सरल बनाएं। डॉक्टर दवाइयों की खुराक और उपचार योजना को सरल बनाकर मरीज के लिए पालन करना आसान बना सकते हैं। अगर मरीज को कम दवाइयाँ लेने को मिलें तो उसे पालन करना सरल हो सकता है। निष्कर्ष, मेडिकेशन अडहेरेंस स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दवाइयाँ नियमित और सही तरीके से लेना उपचार के सफल होने की कुंजी है। इसके लिए मरीज को सही जानकारी, साइड इफ़ेक्ट से निपटने के उपाय और सही समर्थन की ज़रूरत होती है। क्या आप किसी विशेष बीमारी के इलाज के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या मेडिकेशन अडहेरेंस से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए? साधारण सर्दी एक वायरल संक्रमण है जो राइनोवायरस के कारण होता है। ये संक्रमण नाक, गले और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और आमतौर पर हल्के लक्षणों के साथ होता है। सर्दी के कारणों में मौसम परिवर्तन, इन्फेक्शन या कमज़ोर इम्यून सिस्टम शामिल हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो वह वायरस से संक्रमित हो सकता है। सर्दी होने के सामान्य कारण। 1. वायरल संक्रमाइनल इन्फेक्शन। सर्दी सबसे ज़्यादा राइनोवायरस के कारण होती है, जो आमतौर पर हवा के जरिए फैलता है। 2. मौसम परिवर्तन। सर्दी गर्मी के मौसम में शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, जिससे सर्दी का जोखिम बढ़ सकता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम। जब शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, जैसे तनाव, नींद की कमी या अनुचित आहार के कारण, तो सर्दी होने की संभावना बढ़ जाती है। 4. संक्रमित व्यक्ति से संपर्क। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो सर्दी से पीड़ित है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हवा और धूल। गंदी हवा, धूल या प्रदूषण भी सर्दी को बढ़ावा दे सकते हैं। सर्दी के लक्षण: नाक बहना या नाक बंद होना, गले में खराश या खांसी, सिर दर्द और थकान, बुखार और सर्दी लगना, पानी आना और आंखों में जलन और छींकें। सर्दी के इलाज के लिए सुदेखभाल के उपाय: आराम, रेस्ट। सबसे ज़रूरी है कि आप शरीर को पूरी तरह से आराम दें ताकि आपकी इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ सके। पानी अधिक पिएं, हाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी, हर्बल चाय या फलों का जूस पिएं। हॉट सूप भी गले को आराम देने में मदद करता है। 3. नमक के पानी से गरारे। गले में खराश को कम करने के लिए गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। इससे सूजन कम होती है और गले में राहत मिलती है। 4. स्टीम लेना, स्टीम इनहेलेशन। गर्म भाप, स्टीम लेने से नाक बंद होने और सांस की समस्या में आराम मिल सकता है। एक बर्तन में गर्म पानी डालें और उसमें भाप लें या तौलिया से सिर और बर्तन को ढककर भाप में सांस लें। गुनगुने पानी से स्नान, वार्म वाटर बैथ।
गुनगुने पानी से स्नान करने से शरीर में आराम मिलता है और गले का दर्द भी कम होता है। 6. गले में शहद और अदरक हनीजर। अदरक और शहद का मिश्रण गले को आराम देने में मदद करता है। 1 चम्मच शहद में ताजे अदरक का रस डालकर खाएं। 7. विटामिन सी का सेवन। विटामिन सी से भरपूर संतरा, आंवला या नींबू का सेवन करें जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। 8. सर्दी और बुखार के लिए दवाइयाँ। अगर आपको बुखार और सर्दी के लक्षण हो तो आप पैरासिटामोल जैसी दर्द निवारक दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह से ही लें। 9. विटामिन डी और जिंक। विटामिन डी एंड जिंक। विटामिन डी और जिंक इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और इनकी कमी सर्दी को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए इनका सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। कब डॉक्टर से संपर्क करें? अगर सर्दी 5 दिनों से ज़्यादा समय तक बनी रहे, अगर बुखार बहुत तेज हो या सांस लेने में कठिनाई हो, अगर गले में दर्द बहुत अधिक हो या श्वास में कोई परेशानी हो, अगर सीने में दर्द, दस्त, मतली या खून आ रहा हो। निष्कर्ष: सर्दी एक सामान्य समस्या है जो आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर लक्षण ज़्यादा गंभीर हो जाएं या लंबे समय तक बने रहें तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आराम, हाइड्रेशन और हल्के घरेलू उपाय से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। क्या आपको सर्दी के अलावा कोई और लक्षण महसूस हो रहा है? सेल्फ मेडिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का सेवन करता है। इसमें सामान्य बीमारियों जैसे हल्का बुखार, सिर दर्द, सर्दी खांसी, पेट दर्द आदि के लिए व्यक्ति खुद से दवाइयाँ लेना शामिल है। सेल्फ मेडिकेशन के उदाहरण: 1. सर्दी और खांसी के लिए दवाइयाँ, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेना। दर्द निवारक दवाइयाँ, ये सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द या जोड़ों के दर्द के लिए पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन जैसी दवाइयाँ लेना। 3. एंटीबायोटिक्स का बिना डॉक्टर के सलाह के सेवन, इन्फेक्शन से बचने के लिए जिनका कभी डॉक्टर ने पहले इलाज किया हो। एंटी फंगल क्रीम, त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन के लिए बिना किसी मेडिकल सलाह के लगाना। सेल्फ मेडिकेशन के फायदे: जल्द राहत, छोटे मोटे स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जल्दी राहत पाने में मदद करता है। समय और पैसा बचाना, डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर पर ही दवाई लेने से समय और खर्च बच सकता है। साधारण बीमारियों में सहूलियत, जैसे हल्की सर्दी, सिर दर्द या पेट दर्द में तुरंत दवाई लेने से आराम मिल सकता है। सेल्फ मेडिकेशन के नुकसान: गलत दवाइयों का सेवन, बिना डॉक्टर की सलाह के गलत दवाइयाँ लेने से स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, जैसे गलत खुराक लेना या किसी दवा के साथ किसी अन्य दवा का इंटरेक्शन प्रतिक्रिया हो सकता है। दवाओं का आदी हो जाना, कुछ दवाइयाँ जैसे दर्द निवारक का बार बार सेवन शरीर को इनकी आदत बना सकता है। लक्षण छुपाना, सेल्फ मेडिकेशन से लक्षणों को छुपाया जा सकता है जो कि गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का गलत उपयोग, बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक्स लेना बैक्टीरिया को और अधिक मजबूत कर सकता है, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। साइड इफेक्ट्स, बिना चिकित्सक की सलाह के कुछ दवाइयाँ हानिकारक हो सकती हैं और साइड इफेक्ट्स उत्पन्न कर सकती हैं। सेल्फ मेडिकेशन से बचने के लिए सुझाव: 1. कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स न लें। 2. किसी दवाई का सेवन करने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स और इंटरएक्शन को अच्छे से समझ लें। 3. अगर समस्या गंभीर हो या लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। यदि आपने किसी दवाई का सेवन किया है तो किसी नई दवाई को जोड़ने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। निष्कर्ष: सेल्फ मेडिकेशन कुछ स्थितियों में उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे सावधानी से करना चाहिए। हमेशा हल्की बीमारियों के लिए यह तरीका अपनाना ठीक हो सकता है, लेकिन गंभीर या लंबे समय से चल रही समस्याओं के लिए डॉक्टर से संपर्क करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप किसी विशेष दवाई या बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं?